गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ राकेश सर हैं। राकेश सर, जैसा आप जानते हैं, नीट नेविगेटर के फाउंडर हैं। और राकेश सर से आज हम एक स्पेसिफिक सवाल पूछने वाले हैं। सर, आज चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद रात को 11:55 पे हम आज 20 अगस्त पे हैं। और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगा और स्टूडेंट्स को 22 को रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? 22 को प्रोविजनल रिजल्ट मिलेगा कपिल। और उसमें एमसीसी विल अलाउ विल इनवाइट सम कमेंट्स एंड सजेशंस एंड कंप्लेंट्स इफ दे हैव एनी। और 23 को दे हैव पब्लिश द डेट फॉर द फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन। और उसके बाद 29 तक लोग रिपोर्ट करके जो उनको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। Yes, but from 24th onwards, it is important for the children to understand कि 22 को अगर प्रोविजनल रिजल्ट जो डिक्लेयर हो रहा है तो उसको देखते ही वो सिर्फ अपनी ट्रेवल टिकट्स प्लान ना करें, क्योंकि 23rd को जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर की वेट करनी जरूरी है, विच में टेक कपल ऑफ मिनट्स और विच में टेक कपल ऑफ आवर्स। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर आपको हो और फिर आप अपना एक वहां पे यू यू बिकम ऑथराइज्ड टू ज्वाइन द कॉलेज। तो सर, मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में ये कवर करना चाहता था कि इनको स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। तो मैं एक स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपने ही मेरे से शेयर की। आई एम शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से चल रहे हैं, तो एक एक करके चलते हैं। पहली चीज़ आपने लिखी है अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी। ये एमसीसी की साइट से बच्चा डाउनलोड करेगा, राइट? यस, एमसीसी की साइट में से नहीं, अपनी लॉगिन से, उसके अपने लॉगिन पे लॉगिन से। ही उसको ये अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला है। ये एमसीसी कोई अलग से जैसे एनटीए अपना एक स्कोर कार्ड का एक टैब बनाता है, ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे। उसको अपने लॉगिन के अंदर ही अलॉटमेंट लेटर का वो मिलने वाला है, वो जो उसको अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, उसे अपने एनटीए का जो लॉगिन है वहां पे जाके उसे एडमिट कार्ड उसके पास होना चाहिए, यदि ऑलरेडी उसने उसको डाउनलोड करके पीडीएफ वगैरह कहीं पे नहीं रखा हुआ तो। यस, तीसरी चीज है, इसके स्कोर पास कार्ड। अपनी स्कोर शीट होनी चाहिए। चौथी चीज है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये क्लास 10th का रिजल्ट इज द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट? देखिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट इज एब्सोल्युटली वैलिड डॉक्यूमेंट। बट अगर आपके मान लीजिए आप साथ में अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना चाहते हैं, एब्सोल्युटली ओके विद दैट। तो बट क्या क्या चीजें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए टू स्टैब्लिश योर डेट, आपकी एज स्टैब्लिश करने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट है? बर्थ सर्टिफिकेट एक हो गया, उसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कैरी कर सकते हैं फॉर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट? देखिए, टिपिकली यहाँ पे इसकी ऑप्शनल जो बात करेंगे तो ऑप्शनल वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड इंडिया में पूरे की सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क फॉर एस्टेब्लिशिंग द डेट ऑफ बर्थ। और सेकंड चीज है जो म्यूनिसिपैलिटी से या जो भी जो आपका एक गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड जो आपको इशू होता है, आपको जन्म प्रमाण पत्र, वो आपका चल सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट एंड आधार, they are more about a document of your identity. They are not considered as a document of your date of birth establishment. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम मेट्रिकुलेशन प्लस डेट ऑफ बर्थ, जो आपका जो प्रूफ ऑफ जो जन्म प्रमाण पत्र है, उसको ही हम मान के चलें, बर्थ सर्टिफिकेट को बर्थ मान के सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए और 10+2 की मार्कशीट चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट नहीं चाहिए। चलें। देखिए, ये भी एक चीज ऐसी है कि जैसे अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग वो रहता है। कुछ लोग सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, कुछ लोग मार्कशीट कलम सर्टिफिकेट इकट्ठा इशू करते हैं। तो इट इज एस्टेब्लिश्ड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि अगर मान लीजिए। पर यहाँ पे एक चीज जरूर है कि सर्टिफिकेट जो ये 10+2 का सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, द चाइल्ड मस्ट हैव अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ 10+2 सर्टिफिकेट which allows them to shift their studies to the new place of admission. नहीं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सर एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? Basically, whenever we shift some board or some university, then the migration certificate is the kind of a baton which passes over. So
जब बच्चा 12वीं का क्लास खत्म करता है, उसको उसको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि बोर्ड का काम खत्म हो जाता है उसके बाद। देन द चाइल्ड इज गोइंग टू सम यूनिवर्सिटी, so that is where the role of migration certificate comes in, because that will be required at the university level for enrollment purposes. अब मैं आपसे यहाँ पे एक डिफिकल्ट चीज पूछता हूँ। लेट्स से मैंने इस बार 10+2 नहीं किया, मैंने 10+2 2-3 साल पहले किया था। उसके बाद मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया और कहीं पे एडमिशन नहीं लिया, तो क्या उसे कोई गैप सर्टिफिकेट वगैरह चाहिएगा हर जगह पे या नहीं? देखिए, ये भी एक बड़ी केस टू केस स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड कॉलेजेस हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि दे शुड हैव एन एफिडेविट विच इज कॉल्ड गैप ईयर एफिडेविट। बिकॉज क्या होता है कि स्टेट्स के ये रूल्स हैं कि अगर आप कोई भी क्लिनिकल प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे पिछले टाइमों में, स्टेट्स का ये रूल है कि if you have taken admission on any clinical course in the previous years, then you will not be eligible for admission in MBBS or in the new clinical course in the current session. तो effectively वो एक affidavit आपको देना पड़ता है कि you have not taken admission in any clinical course. इसके अलावा they are free to pursue any other course, there is no problem in that. अंडरस्टूड। तो मुझे एक चीज बताइए सर, ये जो गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, क्या आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? कैन वी प्रोवाइड अ पीडीएफ फॉर दिस फॉर्मेट? आप गूगल पे सिर्फ गैप ईयर सर्टिफिकेट डालेंगे, आपको बहुत इजीली एक 4 लाइनों का 6 लाइनों का कुछ भी एक, और वो नोटरी के पास भी जाते हैं, वहां पे सिर्फ 4 लाइनें उसमें लिखनी होती हैं कि आई पास्ड आउट फ्रॉम 12th इन सो एंड सो ईयर, आई ड्यूरिंग दिस ईयर आई हैड, either you say you declare that I took admission in that course and I'm pursuing, or you say I didn't take admission and I was pursuing my preparation for the next year. And then accordingly you just say he bears the good moral character, and there is no crime or any offense booked in for this student. That's all. So these 4 lines are sufficient as an affidavit, nothing else. This is an affidavit, as I said. So this तो is a ये self affidavit है declaration. और नोटरी वाला उसके ऊपर स्टैंप और साइन कर देता है, बिना ये सब चीजें जाने क्या फर्क पड़ता यस, है? यस, उसको 150 रुपये लेना है और वो उसको दे देता है उसको। काम करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब मुझे एक और चीज बताइए कि स्टूडेंट्स को ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं वहां पे, जिस कॉलेज में वो रिपोर्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं कहीं से बीएससी कर रहा हूँ और वो डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज में जमा है जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया है ना, तो अब मुझे वो डॉक्यूमेंट वहां से निकालने होंगे और उसके बाद लेके जाने होंगे ओरिजिनल? यस, आप इसी डॉक्यूमेंट के नीचे में देखिए आप, इट इज क्लियरली मेंशन्ड। आप नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, इस डॉक्यूमेंट को ये देखिए, कैंडिडेट्स विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स shall not be allowed to take admission in allotted medical and dental college. तो सर अब ये बताइए एक बच्चा करे क्या, मतलब इसका मतलब इस टाइम पे उसको ये फर्म डिसीजन लेना पड़ रहा है और कम्युनिकेट करना पड़ रहा है अपने कॉलेज को इन द मिडल ऑफ इट कि शायद मैं कल से नहीं आऊंगा। हो सकता है कॉलेज वाले परेशान करें, हो सकता है तुम्हारी तुम्हारी फीस बची हुई है, तुम्हारी वजह से हमारी सीट खराब हो जाएगी, ऑल दोज गुड थिंग्स हैपन। देखिए, इसीलिए मैं हमेशा एक बात सजेस्ट करता हूँ कि इट इज गुड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड इट इज गुड टू बी कनेक्टेड विद योर प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन। आप उनको बताइए जैसे ही आपको लगता है कि हाँ, आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एडमिशन प्लान करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल, आपको अपने जुलाई में आपको रिजल्ट क्लियर हो गया है, आपको पता है कि हाँ जी, अब आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि बिफोर इवन फिलिंग इन द चॉइसेस, you should speak to your institution and request for the documents if they have the documents, because one thing is for sure, no affidavit, no duplicates will be able to help you with admission in any clinical course. वो आपसे 110% आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ही मांगेंगे। हाँ सर, पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने का मतलब है कि अब वो स्टूडेंट भाग जाए और उसकी फीस पेंडिंग है और ये पेंडिंग है और वो पेंडिंग है, तो स्टूडेंट द इंस्टीट्यूशन हैज नो लेवरेज, राइट? So that is the reason they demand the originals, because they may ask for the discontinuation amount, they may ask for penalty for the discontinuation. सो दिस इज टफ। इसका मतलब ये है कि
आज जब बच्चे वीडियो देख रहे हैं विच इज 20 अगस्त, तो आज उन्हें जाके अपने इंस्टीट्यूशन से बात कर लेनी चाहिए इफ दे आर एक्सपेक्टिंग यस, अ सीट, यस, एंड लेट दैट प्रोसेस बिगिन. टुडे इज ओनली ट्यूसडे. 24 तारीख से आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने कॉलेज में, पर 20, 21, 22, 23, 24, राइट, दीज आर 5 days. हैव दिस कॉन्वर्सेशन. जो कुछ भी हो रहा है आपके कॉलेज के लेवल पे, फाइंड इट आउट राइट नाउ. डोंट अज्यूम दैट दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस टू यू. अज्यूम द वर्स्ट, बट मेक श्योर ट्रांसपेरेंटली उनके साथ डिस्कस करके इस मैटर को क्लोज करो, क्योंकि आपको उनसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए. फेयर इनफ सर? absolutely, absolutely. I think this is the best advice that a student can hear from anybody, because this is what is the crux, that you should be honest and transparent with your current institution, that this is, please see, this is what I'm planning. And I'm sure, see, Kapil, it's not that the people are villains. There are good Samaritans as well. And a lot of institutions, they understand that, yes, the child is moving towards the journey of their dreams, and they really don't really penalize that much as it may टू be. बी फेयर, मैं प्राइवेट डेंटल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, है ना, और देखिए, होल्ड कपिल, यहाँ पे मैं फिर वही वाली बात कहूंगा, अगर आप किसी भी क्लिनिकल कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ रहे थे, देन द केस इज लिटिल डिफिकल्ट एंड डाइसी. ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने यस, आपके ऊपर बैरियर्स लगाए हो नेक्स्ट यस, एडमिशन लेने. यस. या ओके, ठीक है गाइस. आपने देखा होगा वो यूपी वाला जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, उस टाइप के डायरेक्टिव कुछ और स्टेट्स ने भी जारी किए हैं, तो वो चीज़ को आप चेक कर लीजिए. फेयर इनफ. ठीक है राकेश सर. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म. आप ये कौन से एप्लीकेशन फॉर्म की बात जो कर रहे हैं? जो नीट में उन्होंने एप्लीकेशन में अपनी जो फोटो लगाई थी, दे शुड कैरी दोज फोटोग्राफ्स. तो ये एनटीए वाला है. एमसीसी ने कोई नई फोटोग्राफ उनसे नो, नहीं मांगी है. नो, नो, दे हैव ऑन वही डिजाइन. वाली फोटोग्राफ जो ओरिजिनली लगी थी वही चली आ रही है. गुड. यस. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसमें लिखा हुआ है आधार/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट. यहाँ पे राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी चलता है सर? देखिए, वोटर आईडी कार्ड की बात क्या होती है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, 17th ईयर की एज में आईडी है, कार्ड नहीं है. तो उसका वोटर आई कार्ड बन ही नहीं सकता टेक्निकली. तो करेक्ट. इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है. बट यस, फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट, वोटर आई कार्ड इज एब्सोल्यूट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. व्हाट अबाउट राशन कार्ड? नो, राशन कार्ड देखिए, वो एक थोड़ा सा चीज ऐसा हो सकता है कि अगर उसमें आपका फोटो अपडेटेड नहीं लगा है, कोई पुराना फोटोग्राफ लगा है, देयर कैन बी सम ऑब्जेक्शंस टू दैट. और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने राशन कार्ड की बात की है और फोटो अपडेशन की बात की है, दैट वन वन थिंग वेरी वेरी क्रिटिकल इज, बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारे पेरेंट्स, मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का जो मैंडेटरी आधार अपडेट होता है 15 ईयर की एज में, बहुत लोग बच्चे नहीं करवाते हैं. प्लीज, अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है और आप आधार को ही अपना एक सोल डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी लेके चलना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि प्लीज गेट इट डन एज अर्ली एज टुमारो, क्योंकि आधार अपडेशन अच्छा रहेगा आपकी वहाँ पे कितना किसी भी टाइम लगता है तरीके अपडेट होने में सर आधार? टेक्स मिनट्स एक्चुअली. तो अगर आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ अपडेट हो गया है, आपके पास प्रिंट नहीं भी आया है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम में उनको वहाँ पे उस नंबर से आपको आप दिखा सकते हैं कि आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर द अपडेट, एंड यू विल हैव द रिसीट फॉर दैट. वेरी गुड. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज आपने कुछ एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए ले लिखी है, विच स्टूडेंट्स कैन रीड, फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह के लिए लिखी हुई है. अब इसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे आ जाते हैं. दीज आर सर्टिफिकेट्स. तो SC/ST सर्टिफिकेट, OBC NCL, EWS सर्टिफिकेट और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. ये चार में से एक सर्टिफिकेट स्टूडेंट को कैरी करना है. ऑब्वियसली मल्टीपल सर्टिफिकेट एक स्टूडेंट नहीं कैरी कर सकता, राइट? नहीं, यहाँ पे ना दो चीजें हैं, ये चार में से एक नहीं वाली बात नहीं है. दीज आर स्टूडेंट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो अगर मान लीजिए बच्चे का ओबीसी एनसीएल है और वो डिसेबिलिटी भी है, तो ही विल हैव टू दीज टू सर्टिफिकेट्स, राइट? तो डिसेबिलिटी कैन बी टू एनी कैटेगरी. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है कि ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस
और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का इशू होना चाहिए, तो क्योंकि इसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर होना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो दैट शुड हैव बीन इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024। इसका मतलब इट शुड बी इशूड, हालांकि इस पे उन्होंने जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर बुलेटिन जो एमसीसी ने जारी किया उसमें लिखा नहीं है, पर दिस शुड बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024, करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब वो है, राइट? राइट। ठीक है। एक और चीज ये है कि ओबीसी एनसीएल यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एज पर सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, स्टेट लिस्ट नहीं होना चाहिए। स्टेट राइट। लिस्ट एमसीसी की काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर स्टेट लिस्ट में आप ओबीसी हैं पर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, यू वुड बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। राइट। एक और चीज है सर, आई वांट टू मेंशन वेरी वेरी क्लियरली टू पीपल, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसको किसी ने बहुत ही बेवकूफ़ी भरी भरी एडवाइस दी, जनरल कैटेगरी का था, कुछ फ्रॉड से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया, इट गॉट कॉट एंड ही गॉट डीबार्ड। ये जो सारे यस। डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसमें जिसमें भी फ्रॉड कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली प्लेइंग विथ फायर। प्लीज सोचना मत, जो भी आपको एडवाइस दे रहा है, मतलब हर चीज का एक रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, ये जो चीज है ये आपको डीबार कर देगी परमानेंटली, इसमें पंगे मत लेना। फेयर इनफ सर? और ये सिर्फ एडमिशन के टाइम पे डिपार्टमेंट वाली बात नहीं है, आपके 5.5 साल के टेन्योर में कभी भी आपका ये सर्टिफिकेट फेक पकड़ा गया, यू आर आउट ऑफ द सिस्टम एंड योर करियर इज रिवेंड। तो कभी भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी मेडिकल एडमिशन के लिए किसी भी फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई करें। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट, शायद 3 साल पहले की बात है, 658 स्कोर था 3 साल पहले, इमेजिन करिए। पर क्या है, इंसान को उल्टी सुल्टी एडवाइस मिल रही होती है इस समय पे, तो जो घर पे आता है उसके पास कुछ फूल लेके आता है, कुछ फल लेके आता है और कुछ एडवाइस लेके आता है। वो चाय पकौड़े के सामने बच्चे को बैठा लेते हैं, बच्चा बंदर है और उसको दुनिया भर की एडवाइस मिल रही होती है। ही गॉट सच पुअर एडवाइस फ्रॉम समवन वेरी क्लोज टू हिम कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो ऐसे ही बन जाता है, और वो लेके गया और उन्होंने, मतलब सिस्टम ने इमीडिएटली उसे पकड़ा और उसको वहीं पे उन्होंने पकड़ के कर दिया कि आप अब किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे तो कपिल, यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो बहुत क्रिटिकल है, हालांकि ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड सीक्रेट भी हो सकता है हमारा, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी स्टेट्स के लेवल पे और सेंटर के लेवल पे अलग अलग होते हैं। अगर आप सेंटर के लेवल का ईडब्ल्यूएस लेके चले गए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा में सेंट्रल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के अगर आप चले गए, और आपने वहां पे जब सीट अलॉटमेंट के टाइम पे वो आपको बहुत सिंपली एक बात कहेंगे, सर थैंक यू वेरी मच बट योर सीट इज कैंसिल, क्योंकि सेंटर का जो लिमिट है वो 8 लाख है, हरियाणा का लिमिट 6 लाख है। समझ गया। तो वो पर कहते हैं कि मुझे आपको बताइए, हमारे हमारे स्टेट के कंडीशंस को मीट करना है, अगर आप हमारी स्टेट की ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। बट यस, इफ यू आर गोइंग थ्रू एमसीसी देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देन यू आर अंडर 8 lakhs। इफ यू आर गोइंग थ्रू एमसीसी फॉर हरियाणा ऑल्सो, देन ऑल्सो वी आर एट 8 लाख, राइट? यस। ठीक है, वेरी गुड। अब सर एक फाइनल चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉलेज स्पेसिफिक हो सकते हैं जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है? Yes, there can be some documents which can be state specific, and there can be some documents which can be college specific as well. कॉलेज स्पेसिफिक की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम प्राइवेट और डीम्ड की बात कर रहे हैं, वहां पे हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट, में, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कॉलेज स्पेसिफिक जनरली कोई उल जलूल डॉक्यूमेंट, तो मैं बच्चों को थोड़ा फील देना चाहता हूँ किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट और डीम्ड के अंदर किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो ये है, क्या क्या मांग सकते हैं सर बताइए। एक तो बैंक गारंटी वगैरह मांग सकते हैं, राइट? देखिए प्राइवेट और डीम्ड में क्यों फर्क आ जाता है, क्योंकि वहां पे फीस, बहुत हायर फीस ज्यादा। इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली द कॉलेज विल लाइक टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, व्हेन दे आर एडमिटिंग एन स्टूडेंट। तो वो चाहेंगे कि कोई ऐसा ना हो कि कल को हमारा ये बच्चा फीस देने से हाथ खड़े कर दे या कोई भी ऐसी चीज है। तो दे मे डिमांड सम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, आइदर इन फॉर्म ऑफ post dated checks or in form of bank guarantees or maybe in form of advance fees।
So this can be multiple different things. Second thing is, as far as the state part is concerned and as far as the government colleges are concerned, there are some legal documents, legal affidavits which may be required. For example, हर state का अपना कुछ एक discontinuation bond होगा, कुछ undertakings होंगी in terms of their service bonds and all. So they typically need to be available at the time of admission. Generally ऐसा होता है कि जो कॉलेज जो आपको अलॉट होता है उसका एक आपको एडमिशन कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलता है आपके सीट अलॉटमेंट लेटर में। तो आप, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में वो कॉलेज हेल्प कर सकता है वहाँ पे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने घर से लेके जाना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस में क्योंकि बहुत सारे एडमिशन हो रहे थे, तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रही है। तो वहाँ पे आपको लीगल नोटरीज वगैरह मिल जाते हैं जो आपको उस कॉलेज स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ आई थिंक द चाइल्ड शुड बी मेंटली रेडी फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। वेरी गुड। तो अब इसमें क्या है सर, एक फाइनल जो चीज रह गई, ऑब्वियसली जब स्टेट का होगा तो आपको डोमिसाइल का भी अपने यदि कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो लेके जाना पड़ेगा, राइट? यस, यस। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग से जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत अलग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अलग होगी, बट यस, दैट कैन बी इंक्लूसिव ऑफ सम अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर अच्छा सर, मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हरियाणा का सर्विस बॉन्ड है, तो वो सर्विस बॉन्ड का एफिडेविट मुझे एफिडेविट पे उसे लेके जाना पड़ेगा अपने साथ, या वहां पे जाके भी बनवा सकता हूँ? वहां पे जाके, जैसे मैंने अभी आपको यही कहा कपिल, कि एक इकोसिस्टम वहां पे अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? टिपिकली यस, इट इज मतलब वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही हैं, चाहे आपने एमसीसी से अलॉटमेंट लिया हो चाहे स्टेट से लिया हो। उस बात से उन डॉक्यूमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ बात यह है कि हाँ, आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से लेके जा रहे हैं या वहां से बनवा रहे हैं। आई सजेस्ट इट इज गुड टू गेट इट डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ कॉलेज, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कि आपका बॉन्ड पेपर कहाँ से है और आपने कौन सी लैंग्वेज में एफिडेविट बनवाया है, इस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप वो सब चीज़ें वहाँ पे अपने एडमिशन कोऑर्डिनेटर से बात करके उन चीज़ों को सॉर्ट करिए। तो गाइस दिस इज प्रीटी मच इट। एक चीज मैं वापस बता देता हूँ, आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा जो आप डाउनलोड करेंगे अपने लॉगिन से, एमसीसी के लॉगिन पे, वहां पे कोई कांटेक्ट पर्सन का नंबर होगा जो कॉलेज का कांटेक्ट पर्सन है। एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि टिपिकली एक कॉलेज के अंदर 100 से 150 सीट होती हैं, बहुत कम कॉलेज है जिनकी 200-250 सीटें हैं। तो और इसमें 15% ही अलॉटमेंट हुआ है ना, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट एम्स और बीएचयू वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि उस कॉलेज कोऑर्डिनेटर के पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जैसे एनटीए वगैरह का आप सोचते हैं ना कि फोन लगेगा ही नहीं, 24 लाख लोग फोन कर रहे हैं, वैसी प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। द पर्सन इज गोइंग टू बी रीचेबल, दे आर गोइंग टू टॉक टू यू प्रॉपर्ली, उनका प्रॉपर नंबर दिया होगा। तो यू शुड कॉल देम अप एंड कंफर्म। बिसाइड द बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमने कैप्चर किए, ये वाला पीडीएफ मैं नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। इसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है, दिस कॉलेज कोऑर्डिनेटर पर्सन वुड बी एबल टू टेल यू। बाकी सर एनी फाइनल थिंग, हमने बच्चों को उस चीज के बारे में भी आगाह कर दिया, किसी बेवकूफ की बात मत सुनना यदि वो कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट, खासकर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट फर्ज कर दो, भगवान के लिए मत करना, बेवकूफी वाला काम है। एनीवेज इट इज टू लेट टू फर्ज दैट, राइट सर? But there are 4 more rounds to, right? There are 2 more months, 3 more months to go. So the नहीं, person बट आर दे desperation will अलाउ keep on increasing. बट आर दे अलाउइंग यू टू चेंज द कैटेगरी नाउ और दे आर नॉट? दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। No, category तो अभी भी नहीं चेंज हो सकती है, but I'm talking about in general when they are going to apply for in state maybe, right? कैटेगरी तो अभी भी नहीं चेंज हो सकती है। आप अगर आप सिर्फ कैटेगरी जो चेंज हो सकती है वो सिर्फ ये हो सकती है कि आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आप जनरल में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, बट जनरल से आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस अब की बार नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द चैलेंज इज, कि अगर मान लीजिए आपने नीट में, मतलब फ्रॉड बनने का स्कोप खत्म ही हो चुका है, राइट? यदि आपको करना भी था तो सॉरी हो चुका है। यस, एज फार एज द सेंट्रल काउंसलिंग इज कंसर्न। एज फार एज द सेंट्रल काउंसिल, आप स्टेट के अंदर यू नेवर नो, बट स्टेट के लेवल पे आता है और आपको मचाने का मन कर रहा है, भगवान के लिए मत करो, फॉर गॉड सेक। मतलब
इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेटाबेसेस हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। आप पकड़े जाओगे, मतलब किसी भी कोने में हो सकता है वो डॉक्यूमेंट जहां पे भी आपने प्रेजेंट किया वहां पे सिस्टम्स बात करें और आप पकड़े जाओ। कपिल, सिस्टम ना भी पकड़े, रेस्ट एश्योर्ड जो आपके फेलो कुलीग्स है ना, जिस दिन उन्होंने पकड़ लिया आपको, यू विल हैव इट, करेक्ट। एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड 5.5 year there. सो या यूर मैं एक बात बहुत सिंपल सी कहता हूँ कपिल, अगर मैंने आपके घर से कोई चोरी की है ना, मैं वहां पे दोबारा जाते हुए भी घबराऊंगा। और आप सोचिए कि जहाँ पे आप चोरी से ही एक एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे आप 5.5 साल कैसे गुजारेंगे? या या So दैट्स हाउ इट। this is pretty much it, guys. Thank you, Rakesh sir. As usual, I hope this video students find useful. हमने सारी चीजें कवर कर दी है। प्लीज इस वाले वीडियो को अच्छी तरह वापस देख लीजिए। और एक जो स्पेसिफिक चीज है जिसमें टाइम लग सकता है, जिसमें देयर माइट बी अनसर्टेनिटी, दैट इज आपको जो कॉलेज से जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हुए हैं उनको जो लेना है, जस्ट गो एंड फाइंड आउट व्हाट दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी। होप मत करिए कि मैं जाऊंगा और सब लोग रेडी बैठे होंगे कि अरे बेटा माला पहनो और ये रे डॉक्यूमेंट। वो सब नहीं होता है। पीपल हैव देयर वर्क्स, पीपल हैव देयर प्रायोरिटीज, पीपल हैव देयर रीजंस टू बी बिजी। यू माइट नॉट बी द रीजन। तो प्लीज जाके आज ही अपने कॉलेज को, जैसे ही आपने वीडियो देखा, अपने कॉलेज को कांटेक्ट कर लो एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आउट। राइट, एब्सोल्यूट। थैंक यू सो मच राकेश सर। Pleasure, Kapil, and it's always a pleasure to be with you in terms of guiding the students.